आज पूरा देश 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, ये इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। ये दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि यह केवल उसका स्मरण भर मात्र करने भर से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, इसके कितने दोषियों को सजा दी गई और आखिर कब तक ये हिंदुस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा। ये प्रश्न आज भी हम सबके सामने उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए इतिहास केवल परीक्षा का एक पाठ्यक्रम नहीं होता है। इतिहास गौरवशाली क्षणों पर गर्व की अनुभूति करने और अतीत की गलतियों को परिमार्जन करने का एक अवसर भी हमें देता है। और स्मृति दिवस के पीछे का भाव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही रहा है। जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे,
क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। दो कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है और वह है षड्यंत्र। षड्यंत्रकारी फिर भारत के अंदर षड्यंत्र करने में सफल हुई। परिणाम क्या था? परिणाम गुलामी, गुलामी के रूप में। सामूहिक रूप से हम लड़ नहीं पाए, क्योंकि ये लगता था कि हमला उस पर हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला आज फलानी जाति पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला फलाने क्षेत्र पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं, हम क्यों लड़े। दुष्परिणाम सामने आने ही थे, देश गुलाम हो गया। यानी सनातन काल से जो भारत एक भारत था, और भारत टुकड़ों में बढ़ गया। उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। 1947 आते आते जिस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राजगुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी। जिस देश में कभी यह मंत्र गूंजा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे, उस देश की क्या कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ी। कौन इसके लिए दोषी था? और कभी उन दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हमने कोई प्रयास प्रारंभ किया, और कभी हमने उनकी वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास किया? वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया
तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं भौचक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं ये नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की इस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था? और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए, लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती है और नागरिकता देना चाहती है, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका
किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं।